हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर हिंदी देवसर पर। तो दोस्तों हमारे चैनल पर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, साथ में यहां पर जो आपका व्याकरण है और आपके हिंदी साहित्य की जो थ्योरी है वो आपकी कवर कराई गई है। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि फुल मॉडल पेपर आपका दिया जा रहा है, जिसमें से आपके पूरे के पूरे 125 क्वेश्चन आपके यहाँ पर सोल्व कराए जाते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए और साथ में हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ताकि यहाँ पर ये जो पढ़ाते हैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा पाएँ। ठीक है ना, आप लोग अच्छे से अच्छे और रिवीजन कर सकते हैं। टेलीग्राम है डियर हिंदी देवसर, आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं या लिंक दी गई है उसे क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मॉडल पेपर नंबर 9 यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी। इसके पहले जो मॉडल पेपर सोल्व कराया था उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिला था, और यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आंसर आपका है वो आपका सी हो जाएगा सरोज स्मृति। सरोज स्मृति जो कि आपके 1935 में, कब 1935 में ये कविता आपकी लिखी थी। यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन से कवि हैं, तो आप कहेंगे छायावाद के कवि हैं। ठीक है ना, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है, कौन सा युग्म संगत है आपसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर दिया गया हिम किरीटनी, ये हिम किरीटनी है माखनलाल चतुर्वेदी की है, अर्थात ये गलत दिया है। वैदेही वनवास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है, अर्थात ये गलत दिया गया है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर का है, अर्थात ये भी गलत दिया गया है। और पथिक है राम नरेश त्रिपाठी, मतलब आपका जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि मुक्त छंद के प्रणेता कौन है। चलिए, मुक्त छंद के प्रणेता कौन है, तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाए आपका ये नंबर निराला। ठीक है, ये छायावादी कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। और नए मुक्त छंद के कारण ही कई प्रकाशकों ने उनकी रचनाओं को छापने से इनकार करते हुए वापस कर दिया था। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन हैं। रविंद्र कविता कानन के लेखक इनमें से कौन हैं। देखिए यहाँ पर 4 को ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर ये है आपके निराला। ठीक है, तो निराला को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, इनकी जो भी आपकी रचनाएं हैं, इनकी जो कहानियां, इनके उपन्यास है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कवर करना है। ठीक है, तो आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। इनकी और भी रचनाएं जो बहुत पूछी जाती हैं, जैसे अनामिका हो गया, परिमल हो गया, गीतिका, तुलसीदास, है ना, यहाँ पर जूही की कली, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, ये इन्हीं की रचनाएं हैं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गीत गुंज किस कवि की रचना है। गीत गुंज किस कवि की रचना है। यहाँ पर आंसर हो जाए आपका ये नंबर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर देखो क्या हो जाता, गुंजन पूछ लेता, गुंजन, तो गुंजन यहाँ पर देखिए गुंजन जो है वो आपकी सुमित्रा पंत का है, गुंजन है वो आपकी सुमित्रा पंत का है, याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवादी की भावना पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात किया जाए तो आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा छायावाद में। इसमें तो आपकी छायावाद में यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और इसी कारण जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने छायावाद का अर्थ एक रहस्यवाद माना है। यहाँ पर जो आंसर आपका है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक घूंट एकांकी किसका लिखा हुआ है। एक घूंट एकांकी किसका लिखा हुआ है। देखिए 7 की अगर बात किया जाए तो ये आपके ये है जयशंकर प्रसाद का है, किसका है, तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ एकांकी है। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार। मिस्टर अभिमन्यु की नाटक के रचनाकार पूछा गया है, तो यहाँ पर 8 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल। क्या हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण लाल इसका आंसर राइट हो जाएगा। और साथ में दोस्तों हमने बताया है कि अगर आप लोग हिंदी साहित्य की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि हम 1500 रुपये या 2000 की किसी का कोर्स ले, तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। वहाँ पर आपको मात्र ये 50 रुपये में पीडीएफ कंप्लीट हिंदी साहित्य है और आपके 700 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। इतनी सस्ती पीडीएफ है कि एक दिन का दोस्तों आप लोगों का नॉर्मली जो खर्चा होता है उससे कम ही आपके यहाँ पर पीडीएफ रखा गया है। और दोस्तों पीडीएफ की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आप देखकर आप कहेंगे कि अगर शायद इस पीडीएफ को हम पहले परचेज कर लिए होते तो आज यहाँ पर एग्जाम कोई ना कोई जो रह जाता है 1-2 नंबरों से वो आपका निकल जाता। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हर एक चीज़, चाहे वो आपका कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, नाटक हो, या हर चीज़ को कवर किया गया है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है
तो उसमें जो आपके चारों आपके कह सकते हैं आदिकाल, वीरगाथा, ये जो आपके हैं टोटल आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पूरा का पूरा कवर किया गया है। मतलब XYZ हिंदी साहित्य आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से और वो चीज़ को हाईलाइट किया गया है जो एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार की PDF आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। देव जीके ट्रिक हमारा ऐप है, आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक दी गई उससे क्लिक करके आप लोग इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ऐप में कुछ फ्री PDF भी हैं और कुछ फ्री वीडियो भी हैं, उनको भी आप लोग दे सकते हैं। मात्र 50 रुपये में दोस्तों ये PDF है और ये PDF लगभग सबके पास होना चाहिए, क्योंकि ये PDF आपको प्रिंट भी आप हो सकता है, डाउनलोड करके इसे प्रिंट भी कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर दोस्तों अगला पॉइंट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया गया है, निम्नलिखित नाटककारों में से ऐतिहासिक नाटककार कौन है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात किया जाए दोस्तों तो ऐतिहासिक नाटककारों में जो नाम आता है ये आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आंसर आपका बनेगा कौन सा, डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राम कुमार वर्मा। क्या हो जाएगा, राम कुमार वर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा और यह एक एकांकी है। ठीक है, ये क्या है, एकांकी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो रचना किया है दोस्तों वो किया है आपके जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद ने देखो कई नाटक यहाँ पर लिखे हैं, जैसे अजात शत्रु हो गया, जन्मे जय का नाग यज्ञ हो गया, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है शारदिया के नाटककार कौन है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात किया जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। क्या हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कबीर की भाषा क्या कहलाती है। कबीर की भाषा क्या कहलाती है दोस्तों, यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी, इसका जो आंसर आपका है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। ठीक है ना। और ये जो कहा है वो आपके रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी कहा है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका पंचमेल खिचड़ी ये श्याम सुंदर दास ने कहा है। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डायरेक्टर कहा है। तो हर एक चीज़ आपके अलग अलग पॉइंट होते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात किया जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा, आपका सूफियों का सत्संग का प्रसाद का है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन हनुम चरित्र के रचयिता हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर जो बनेगा डी हो जाएगा, श्याम मल्ल पांडे। किसका ये रचयिता है, हनुमल्ल चरित्र के रचयिता हैं आपके राय मल्ल पांडे। आंसर आपका डी हो जाएगा, राय मल्ल पांडे, इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की है। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना जो किया है वो किया है आपकी श्रद्धा राम फिल्लौरी। यहाँ पर आंसर जो आपका है नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये पंजाब के छोटे से शहर फिल्लौरी के रहने वाले हैं, है ना। यहाँ पर आंसर आपका ये बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देखो लिखा है पुनर्नवा। यहाँ पर जो आंसर है 17 नंबर में वो ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, पुनर्नवा हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों जो चारों ऑप्शन में दिए हैं, जैसे करुणा, है ना, करुणा के निबंधकार रामचंद्र शुक्ल हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसके कौन है, तो आपकी विद्या निवास मिश्र हैं। यहाँ पर जो लाल तारा है ये आपके राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। और पुनर्नवा के तो आप देख लिए हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना। तो चारों आपके पूछे गए हैं, याद करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन हैं। संपत्ति शास्त्र के जो लेखक है यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना। और महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित यह अर्थशास्त्र संबंधी हिंदी की पहली पुस्तक आपका है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सुदामा चरित्र के लेखक कौन है। सुरेंद्र दास दिया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए नरोत्तम दास, है ना। यहाँ पर जो सुदामा चरित्र है, सुदामा चरित्र में दोस्तों नरोत्तम दास होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों इनमें से कोई नहीं कर लीजिए। ठीक है, 19 का जो आंसर बनेगा वो डी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो इनमें से कोई ऑप्शन जब दिया है तो हम लोग डी नंबर लगाएंगे। तो सुदामा चरित्र कौन से हैं, तो आप याद रखिए नरोत्तम दास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत बताइए। 20 नंबर का ऑप्शन जो आपका दिया गया है यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, श्रीमद् भागवत गीता का 10वां स्कंद है। यहाँ पर आंसर जो आपका है बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात किया जाए दोस्तों तो आपका है अयोध्या कांड से है। किससे है, तो अयोध्या कांड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है मैं पुण्य निज गुरु कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है।
दोस्तों 22 नंबर की अगर बात किया जाए कि मैं पुनि निज गुरु कथा सो सूकर खेत, यह कथन किसका है, तो आपका 22 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा, तुलसीदास का है। किसका है, तो आपके तुलसीदास का यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन खंडों में मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 23 नंबर आपका दिया है, 23 को ऑप्शन ये हो जाए आपका अरण्य कांड और लंका कांड में। ठीक है, याद रखिएगा कि अरण्य कांड और लंका कांड में राक्षस जाति के संहार और विनाश का वर्णन होने के कारण यहाँ पर विभत्स रस का वर्णन मिलता है ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रेमाख्यान काव्यधारा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है। प्रेमाख्यान परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम पूछा गया है। तो आपका जो आंसर बनेगा 24 नंबर में वो आपको हो जाएगा चंद्रायन, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। मृगावती किसकी है, तो आपकी कुतुबन की है। पद्मावत किसकी है, तो जयसी की है। चंद्रायन किसकी है, तो मुल्ला दाऊद की है। मधुमालती किसकी है, तो आपकी मंझन की है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि है। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि है। 25 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो अबुल हसन। क्या था, अबुल हसन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जंगल के जीव के रचनाकार कौन है। चलिए, जंगल के जीव के रचनाकार यहाँ पर पूछा गया है और आपका जो आंसर बनेगा 26 नंबर में वो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, श्री राम शर्मा। क्या हो जाएगा, श्री राम शर्मा यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है, इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। 27 नंबर की अगर बात करें तो आंसर आपका हो जाएगा हम हसमत। यहाँ पर आंसर नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि देव किस प्रकार के कवि हैं। यहाँ पर देखिए 28 नंबर का जो ऑप्शन है सी हो जाएगा आपका, ये रसवादी हैं। कैसे हैं, ये आपके रसवादी। यहाँ पर आंसर सी नंबर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो महाकवि देव का जो मूल नाम है वो देवदत्त था। ठीक है, क्या था, देवदत्त था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे। यहाँ पर देखिए 29 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर है बद्री नारायण चौधरी। प्रेमघन ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है रीत काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया है। दोस्तों 30 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है बिहारी। यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। और इन्होंने लगभग 713 दोहों की रचना बिहारी सतसई में किया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। शिवा बावनी के रचनाकार यहाँ पर पूछा गया है और आंसर आप हो जाएगा बी नंबर भूषण हो जाएगा। ठीक है, भूषण यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे विरह वरीस किसकी रचना है। विरह वारिस किसकी रचना है दोस्तों 32 नंबर में, तो आपका जवाब हो जाएगा बोधा की है। किसकी है, बोधा। इसका आंसर आपका नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है। दोस्तों 33 नंबर की अगर बात करें यहाँ पर तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ये इनकी क्या है, आत्मकथा है दोस्तों। ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ग के साथ सुमेलित कीजिएगा। 34 नंबर में यहाँ पर सुमेलित करना है। क्या सही हो सकता है दोस्तों, तो देखिए प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, और ये आपके 1875 में यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। किसकी है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। एकांतवासी योगी 1886, एकांतवादी योगी 1886 ये श्रीधर पाठक की है। हेम तरंगड़ी की बात करते हैं दोस्तों तो आपकी 1948 यहाँ पर दोस्तों इसका एक था और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हेम तरंगड़ी किसका है, माखनलाल चतुर्वेदी का है। और निहार जो आपके महादेव वर्मा का 1930 में लिखा गया था। तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा और ये महादेव वर्मा का है। तो आपका आंसर बनेगा 3 1 4 5। देखिए 3 1 4 5 देखिए ऑप्शन सी नंबर है राइट हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतेंदु युग के नाटककार कौन है। भारतेंदु युग के नाटककार पूछा गया है। तो भारतेंदु युग के नाटककारों में दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका श्रीनिवास दास। क्या हो जाएगा, श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, ये काफ़ी लोग आपके हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, यार आपसे हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पूछा गया है। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसका आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल के लेखक कौन है। दूसरा ताजमहल के लेखक पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा नासिरा शर्मा। आंसर ए नंबर इसका
राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि श्री राम शर्मा की कृति बोलती प्रतिमा किस प्रकार की विधा है। बोलती प्रतिमा ये श्री राम शर्मा की है और ये किस प्रकार की विधा है। तो दोस्तों ये है आपके ऑप्शन डी नंबर, ये संस्मरण है। क्या है, याद रखिए संस्मरण है, और इसके अंतर्गत समाज के निम्न वर्ग के पात्रों का सजीव चित्रण किया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा क्या, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है। इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है 39 नंबर में। तो देखिए दिया वैदेही वनवास, रसज्ञ रंजन और भारत भारतीय, लेकिन पथिक नहीं है। ठीक है, पथिक नहीं है दोस्तों। पथिक ये रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा आपका है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। एक काव्य ग्रंथ नहीं है दोस्तों। ठीक है, नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है स्वयंभू की कृति का नाम बताइए। स्वयंभू की कृति कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए पौमचर्यु है ना, क्या है, पौमचर्यु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है। अब आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि आदिकाल के कौन से हैं, है ना। तो आदिकाल में विद्यापति, पदावली, यहाँ पर आंसर देखिए बी नंबर राइट हो जाएगा। सूरसागर ये भक्ति काल से है, बीजक भक्ति काल से है ना, भ्रमर गीत भक्ति काल से, क्योंकि सूरसागर की रचना सूरदास ने किया है, बीजक की रचना कबीरदास ने किया, भ्रमर गीत की सूरदास ने। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। पृथ्वीराज रासो, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के आश्रित कवि कौन थे, चंद्रवरदाई। तो आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हनुष नाटक के नाटककार पूछा गया है। तो ऑप्शन हो जाए आपका हनुष नाटक के पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों हनुष नाटक पूछा गया है, तो भीष्म सानी इसका आंसर होगा सी नंबर, है ना। भीष्म सानी इसका आंसर राइट हो जाएगा, सी नंबर भीष्म सानी हो जाएगा। इन्होंने कुल 6 नाटकों की रचना किया है। ठीक है, हनुष, कवि खड़ा बाजार में, मधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, है ना, और एक आलमगीर। इन्होंने 6 नाटक यहाँ पर रचना की है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था। चलिए, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम जो विरोध किया वो किया था आपका ऑप्शन डी अभिनव गुप्त ने। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर अभिनव गुप्त इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह आपसे निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है दोस्तों 45 नंबर में। तो देखो यहाँ पर कारणमाला है, माला दीपक है, एकावली है, लेकिन काव्य लिंग नहीं है दोस्तों। 45 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता बताइए। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता पूछा गया 46 नंबर में। तो जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर लीलाधर जगुड़ी। क्या है, लीलाधर जगुड़ी इसका आंसर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बलदेव खटिक किसकी कविता है। बलदेव खटिक किसकी कविता है दोस्तों 47 नंबर में। तो ये है आपके लीलाधर जगुड़ी की है, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है 48 नंबर में। तो 48 को ऑप्शन डी हो जाए आपका अमन का राग। दोस्तों अमन का राग ये शमशेर बहादुर सिंह की एक लंबी कविता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि घोर अहनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है। घोर अहनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है दोस्तों। 49 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट सी हो जाएगा, ये प्रयोगवाद की प्रवृत्ति है, मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपके सोमालाल द्विवेदी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, दिनकर हैं, लेकिन नागार्जुन नहीं है दोस्तों। नागार्जुन नहीं है। ये प्रगतिवाद और आपके मार्क्सवादी विचारधारा के साथ साथ राजनीतिक कवि भी माने जाते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में से दलित चेतना की कहानी कौन सी है। चलिए, दलित चेतना की कहानी इनमें से यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से ये हो जाएगा ठाकुर का कुआं। क्या हो जाएगा, ठाकुर का कुआं दोस्तों। यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा, ये दलित चेतना की कहानी है ठाकुर का कुआं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रेमचंद जी की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये वर्णन आपका हुआ है किस में हुआ है। चलिए 52 नंबर का ऑप्शन देना है। यहाँ पर दीजिए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, प्रेमचंद की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन किया गया है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी आपके ईदगाह में दोस्तों। किसमें, तो आपका ईदगाह में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग है कितनी दोस्तों। 53 नंबर की अगर बात किया जाए लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रेरणा नामक कहानी रचित है। प्रेरणा नामक कहानी रचित है दोस्तों, किसके द्वारा रचित है। यहाँ पर 54 नंबर में ऑप्शन डी हो जाए आपका प्रेमचंद के द्वारा है, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ इनमें से कौन सा है।
तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ पूछा गया है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके चोखे चौपदे, यहाँ पर जो आंसर है चोखे चौपदे, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा रचित एक काव्य ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है दोस्तों? तो ये है आपके मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त इसका आंसर राइट हो जाएगा। और ये झांसी जिले में पड़ता है जो चिरगांव है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है? कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है दोस्तों? यहाँ पर देखिए आपका दो एकांत, डूबते मस्तूल, प्रथम फाल्गुन, लेकिन अनदेखे अनजान पुल, अनदेखे है ना, अनदेखे अनजान पुल, ये है राजेंद्र यादव का है दोस्तों। ये उपन्यास किसका है? राजेंद्र यादव का है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है नरेश मेहता। नरेश मेहता को 92 में मिला था, 28वें नंबर का। ठीक है, यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर को मिला था 8वें नंबर का ज्ञान पुरस्कार 72 में उर्वशी के लिए, है ना। यहाँ पर दोस्तों निर्मल वर्मा को भी मिला था। ठीक है, यहाँ पर नागार्जुन को नहीं मिला है, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? सूरज का सातवां घोड़ा, यहाँ पर 59 की अगर बात किया जाए तो आंसर आपका भी हो जाएगा उपन्यास। ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा ये किस विधा की रचना है? तो दोस्तों ये है आपका उपन्यास दोस्तों, ऑप्शन बी नंबर ए राइट हो जाएगा। धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है और लघु उपन्यास की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत दिया गया है? दोस्तों गोदान की अगर बात किया जाए दोस्तों तो भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग, व्यंजनापूर्ण प्रयोग, कठिन भाषा, सरल बोलचाल। तो दोस्तों कठिन भाषा ये वाक्य गलत दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निर्मल वर्मा का उपन्यास इनमें से पूछा गया है, निर्मल वर्मा का उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो अंतिम अरण्य, यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपका बंटी उपन्यास के लेखक कौन है? चलिए यहाँ पर बताना है आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, आपका बंटी। तो दोस्तों ये है मन्नू भंडारी का ये उपन्यास है दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है? बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो आनंद मठ, यहाँ पर देख सकते हैं आंसर आपका डी नंबर ए राइट हो जाएगा। और यह एक राजनीतिक उपन्यास है और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पद्यात्मक भावभूति पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना किसने की है? पद्यात्मक भावभूति पर श्यामा स्वप्न का जो उपन्यास है इसकी रचना किसने किया है? 64 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा आपका ठाकुर जगमोहन सिंह, ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? नीला चांद उपन्यास के लेखक पूछा गया है, तो शिव प्रसाद सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिव प्रसाद सिंह इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक पूछा गया है। और यहाँ पर जो आपका आंसर दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा, बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? यहाँ पर दोस्तों ये है आपका अज्ञे जी का है, आंसर आपका बनेगा क्या? यहाँ पर 67 नंबर का ऑप्शन आपका ये नंबर यात्रा वृत्तांत है। क्या है कि एक बूंद सहसा उछली ये किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्तांत है दोस्तों, और ये अज्ञे जी के द्वारा है ना, अज्ञे का यात्रा वृत्तांत है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों 68 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 1893 में। कब? 1893 में यहाँ पर हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है? दोष नहीं, गुण माना है लेकिन दोष नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर इनमें से हो जाएगा नंबर कि अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण की शक्ति। देखा जाए तो हिंदी भाषा में अन्य प्रकार के शब्दों को क्या कर लिया है? ग्रहण कर लिया है। ये इसकी क्या है? खूबसूरती है, ये इसका गुण है दोस्तों, ये दोष नहीं है। अगला है, खड़ी बोली का उद्भव बताइएगा। खड़ी बोली का उद्भव हुआ दोस्तों 70 नंबर में, तो आपका पश्चिमी हिंदी से। किसे? पश्चिमी हिंदी से। यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा। हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं? और जब बोलियाँ पूछा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा 18 बोलियाँ हैं। ठीक है ना। कन्नौजी हिंदी की कुछ उपभाषा की एक बोली है कन्नौजी, और कन्नौजी जो आपकी है वो पश्चिमी हिंदी से है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आपके हिंदी ग्रामर बहुत ही सरल होता है। रसखान, रहीम, देवरत्न आदि मुख्यतः किस बोली में रचना करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 73 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रज भाषा में रचना करते हैं। इनमें से कौन सी एक पहाड़ी बोली है? पहाड़ी बोली की अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पर बांगरू, कौरवी, हड़ौती नहीं होगा, लेकिन मंडयाली है ना, जो 74 नंबर दिया गया है ये नंबर है मंडयाली, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में ये आपकी बोली जाती है। अगला पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई नई जबान कौन सी है? तो ये होती है आपकी हिंदुस्तानी भाषा, ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? दोस्तों राजस्थान में मेवाती, मारवाड़ी है ना, मालवी, बुंदेली नहीं है ना। यहाँ पर 76 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर
स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए जीभ में अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, मतलब ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? दोस्तों मूल दीर्घ स्वर दोस्तों देखिए, छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, ये तो हैं। लेकिन ओ जो आपका है दोस्तों ये क्या है? तो ये आपका दोस्तों कह सकते हैं कि जो ओ है ये आपका संयुक्त स्वर है। क्या है? ये संयुक्त स्वर है। और अन्य जो दिए थे वो सजातीय वर्णों से जो निर्मित होते हैं उनको मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो आंसर डी हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष वर्ण, महाप्राण ध्वनि कौन सी है 79 में? तो यहाँ पर देखिए 79 को ऑप्शन सी आपका खा है ना। ये आपका देखिए स्पर्श भी है, कंठ भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। आंसर आपका सी बनेगा। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो दोस्तों दंत धनोष्ठ, दंतोष्ठ। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? हुआ जो आपका है ये दंत और ओष्ठ दोनों अर्थात दंतोष्ठ में आता है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निश्रेष पावे, उदरक चाहे तो आवे, यही रहे तो आवे, किस रस का उदाहरण है दोस्तों? 81 नंबर में। तो ये दोस्तों वियोग श्रृंगार का है। ये किसका है? तो वियोग श्रृंगार का है दोस्तों, मैथिली शरण के द्वारा ये काव्य पंक्ति यशोधरा काव्य से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि जब रस के सभी संगठक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों? हमने यहाँ पर रस, छंद, अलंकार है ना, ये सब वीडियो आपको दे दिया है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी पढ़ सकते हैं। 82 नंबर का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा आपका साधारणीकरण। दोस्तों इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो साधारणीकरण कहा जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि किलकत काने घुटरुए हैं आवत, मनमय कानक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे को धावत। इन पंक्तियों में वात्सल रस का आलंबन कौन सा है? तो दोस्तों इसमें वात्सल रस है लेकिन आलंबन पूछ रहा है, तो आलंबन यहाँ पर हो जाएगा आपका बालक श्री कृष्ण है ना। यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आलंबन जो आपके हैं वो कान्हा अर्थात यहाँ पर कृष्ण हो जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, ऑप्शन डी हो जाएगा। भयानक रस की उत्पत्ति कब होती है? तो भयानक रस की उत्पत्ति कब होती है? 85 नंबर में। तो 85 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा भाई? चलिए यहाँ पर देखिए भय की स्थिति उत्पन्न होने पर होती है, ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा। अगला दिया है राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, इस पंक्ति में अलंकार पूछा गया है। तो दोस्तों 86 नंबर का ऑप्शन आपका संयुक्त अलंकार, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। और अलंकार का वीडियो भी आपको दे दिया गया है ना, छंद का वीडियो दिया गया है, रस का भी दिया गया है, तो ये सभी आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। और A to Z हर एक अलंकार मिलेगा, हर एक छंद मिलेगा, हर एक रस मिलेगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन छूट कर नहीं जाएगा और कोई भी ऐसी परिभाषा और कोई भी आपका ऐसा परिभाषा नहीं होगी जो आपको न मिल जाए। कंप्लीट आपकी वीडियो दी गई है बहुत कम समय में, ठीक है, तो उनको जरूर देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा पूर्ण उपमा नहीं है दोस्तों? ये उपमा दोस्तों उपमा अलंकार पढ़ा है, उपमा में 4 प्रकार होते हैं है ना। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है पड़ी थी बिजली सी विकराल, यही इसका आंसर आपका हो जाएगा। ये पूर्ण उपमा आपका नहीं है दोस्तों, क्योंकि पंक्ति में उपमेय का लोप होने के कारण पूर्ण उपमा नहीं है। यहाँ पर बिजली उपमान है, सीवाचक है, और विकराल पड़ी थी ये समान धर्म है। यहाँ पर तीनों आपके हैं दोस्तों, यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग, अलंकार पूछा गया है, तो आप कहेंगे अतियुक्त अलंकार, यहाँ पर राइट हो जाएगा। 88 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुलनाद। यहाँ पर अलंकार आपसे पूछा गया दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न लगा दिया गया है, और जब भी प्रश्न लगा दिया जाए तो समझ लीजिएगा कि वो प्रश्न अलंकार है, ठीक है ना, बहुत ही सरल होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ड होते हैं? छंद का वीडियो दिया है, उसमें देखिएगा उपेंद्र वज्रा आपको मिल जाएगा। हमने हर एक कठिन से कठिन छंद को एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। हर एक छंद जो आपने सुना भी नहीं होगा वो भी छंद आपको उसमें मिल जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जवाब हो जाए आपका ए नंबर 11 होते हैं दोस्तों। कितने? 11 वर्ड होते हैं। यहाँ पर दिया गया है बरवय के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर दोस्तों 7। कितनी होती हैं? 7 होती हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा कि बरवे के सम चरणों में 7 होती हैं और विषम चरणों में 12 मात्राएं होती हैं, और ये जो होता है एक विषम मात्रिक छंद होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। यहाँ पर छंद पूछा है, कौन सा छंद है दोस्तों? यहाँ पर 92 नंबर में। तो दोस्तों ये रोला है। क्या है? ये रोला है दोस्तों। इसका आंसर बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, रोला, ठीक है। यहाँ पर देखो रोला में होता है प्रत्येक चरण में क्या होते हैं? 11 और 13, मतलब 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13। तो यहाँ पर आपका क्या करेंगे? 11 और 13 इस प्रकार से करेंगे, 24 आपके होंगे। यहाँ पर दिया है जहाँ प्रत्येक चरण में लघु कामा गुरु वर्णों का क्रम संख्या बराबर हो वहाँ पर कौन सा छंद होता है? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है जहाँ प्रत्येक चरण में लघु कामा गुरु वर्णों का जो क्रम होता है संख्या बराबर हो।
तो यहाँ पर 93 का ऑप्शन डी हो जाए आपका। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, वर्णव्रत, क्या हो जाएगा, वर्णव्रत, यहाँ पर इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अब वर्णव्रत दोस्तों जैसे क्या होता है, इंद्र वज्र 11 वर्ण होते हैं, उपेंद्र वज्र में क्या होते हैं, 11 वर्ण होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का दोस्तों देखा जाए तो आपका देखिए विद्यालय नहीं है ना, विद्याधनालय विद्यालय ये दीर्घ संधि है। यहाँ पर दिया गया है ई धन या बराबर या, ये किस में आएगा, तो दोस्तों या जो आपको मिलेगा है ना, ये मिलता है आपके यण संधि में मिलेगा, या हुआ है ना, ये किस में मिलता है, यण संधि में। नीलांबर शब्द में समास पूछा गया है, तो नीला और अंबर दोस्तों ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला है, वचनामृत समस्त का विग्रह इनमें से क्या हो जाएगा। वचनामृत समस्त पद का विग्रह अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, वचन रूपी अमृत दोस्तों, यहाँ पर आंसर डी बनेगा। लाभ ही लाभ अर्थ यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा 5 उंगलियां घी में, है ना, यही सही जवाब हो जाएगा, ये नंबर। अगला है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, मोहरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, उसने तो मेरी आंखें खोल दी मतलब देखा जाए तो आपका अंधकार दूर करना, भ्रम को दूर करना, आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा भ्रम को दूर करना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द आपका है। देशज और विदेशज शब्द का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया गया है। ये पुर्तगाली क्या है, तुर्की क्या है, अंग्रेजी क्या है, बहुत ही अच्छी तरीके से थोड़ा बहुत ट्रिक भी लगाई गई है। तो देखो देशज शब्द यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर जो कटोरा दिया गया है ना, कटोरा, ये देशज शब्द आपका है। अगला है, कौन सा विदेशी भाषा से लिया गया है, तो विदेशी भाषा से लिया गया है टिकट, जो कि अंग्रेजी भाषा से आया है, यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों को आपको चुनना है। यहाँ पर तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है दोस्तों, 102 नंबर में तत्सम क्या होगा, चलिए बताइएगा। यहाँ पर दिया गया है कोयल, कुकुर, लाख और आपका भीतर। जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, कुकुर, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। ये कुत्ता का होता है दोस्तों, है ना, बी नंबर हो जाएगा। अगला है, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इनमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है, सुनने को, है ना, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे दिया है, इसका मतलब संप्रदान, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, मोहन पुस्तक पढ़ता है या वाक्य कर्मवाच्य में बताइए क्या हो जाएगा, तो कर्मवाच्य में देखिए कह रहा है मोहन पुस्तक पढ़ेगा, मोहन पुस्तक पढ़ता है, हाँ, मोहन से पुस्तक पढ़े जाते हैं, मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी पर, मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, फोकस हो रहा है पुस्तक पर, कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको पहचानना है। यहाँ पर देखिए चिड़िया कैसी है, भुजा कैसी है, जात कैसी है, कपड़ा कैसा है, आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, कपड़ा आपका पुल्लिंग है। बिंदु का बहुवचन क्या होता है दोस्तों, बिंदु का बहुवचन पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब आपको होमवर्क के रूप में देना है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि बिंदु का बहुवचन क्या होता है। निम्नलिखित में से बंधु का बहुवचन क्या हो जाएगा, बंधु का बहुवचन दोस्तों यहाँ पर आंसर देना है 107 नंबर में। चलिए बताइए सभी लोग, बंधु शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, बंधु हो जाएगा, बंधुवर्ग हो जाएगा, बंधुएं हो जाएगा, या बंधुओं होगा, है ना। यहाँ पर दोस्तों इनमें से जो आपका आंसर बनेगा क्या होगा, तो दोनों ही क्वेश्चन, पहला मतलब जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7, 2 क्वेश्चन एक लोग मतलब एक साथ आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, दोनों को। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 108 कि जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं, और जो कठिनाई से प्राप्त कर सके उसे दुर्लभ कहते हैं, सी नंबर। प्रत्यय का निर्मित यहाँ पर बताना है, प्रत्यय को अगर निर्मित करेंगे, है ना, तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा प्रतिधन अय प्रत्यय, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, विलोम शब्द आपको बताना है, कह रहे अभिसरण, अभिसरण का विलोम होता क्या है, तो अभिसरण का होता है अपसरण होता है, ठीक है, अपसरण। अगला है, सुसुप्त का विलोम क्या होता है, तो सुसुप्त का हो जाएगा जागृत हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला है, जलज का अर्थ कमल है, तो जलद का अर्थ क्या होता है, जलद, और दा होता है तो दोस्तों ये किस में होता है, आपके बादल में होता है, बी नंबर हो जाएगा। अगला है, असित का अर्थ खाया हुआ है, तो असित का अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए ये असित का अर्थ होता है खाया हुआ, तो इस असित का अर्थ इनमें से क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है काला, ठीक है, यहाँ पर आंसर है ये नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पात्रे जलम अस्ति का हिंदी में अनुवाद क्या है, पात्रे जलम अस्ति, तो दोस्तों ये हो जाएगा पात्र में जल है, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खेत में अन्न उत्पन्न होता है, संस्कृत में अनुवाद बताइएगा, खेत में अन्न उत्पन्न होता है, संस्कृत में अनुवाद दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कि क्षेत्रे अन्यम उत्पन्नम भवति, यहाँ पर आंसर है ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा प्रकरणम मालती माधवम कितने अंकों में विभक्त किया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा 10 अंकों में ये विभक्त किया गया है, 10 अंकों में, ठीक है ना। और इस रचना में माधव और मालती प्रमुख नायक और नायिका हैं, और ये माधव मालती भवभूत की प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जनकाय नमः, यहाँ नमः के योग से कौन सी विभक्ति है, तो दोस्तों यहाँ पर जो विभक्ति बनेगी वो आपकी चतुर्थी बनेगी, कौन सी बनेगी, तो आपकी चतुर्थी हो जाएगा। इसका सूत्र दोस्तों काफी लंबा होता है, नमः, स्वास्ति, स्वाहा, स्वयं, योगोश्चा, ये सूत्र होता है।
अगला आपसे दिया गया है कि आहु में प्रकृति प्रत्यय पूछा गया है, आहु में प्रकृति प्रत्यय पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा ब्रू प्लस लट, जो लट है प्रथम पुरुष बहुवचन में, ए नंबर होगा। अगला है नासीत का संविच्छेद क्या है दोस्तों, 119 नंबर में। 119 का ऑप्शन बी हो जाए आपका ना धन आसीत, यहाँ पर आंसर बी बनेगा। क्या दिया गया है, अनधतन भूतकाल में लकार प्रयुक्त होता है, अनधतन भूतकाल में लकार जो प्रयुक्त होता है वो होता है लड, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है धीवरोत्तम का संविच्छेद क्या हो जाएगा, धीवरोत्कम का संविच्छेद इनमें से क्या है, तो इसका संध करेंगे तो बनेगा धीवर धन उत्तम, आंसर सी बनेगा। अगला है आह में धातु पूछा गया है ना, इसमें धातु है आपकी है ब्रो है, यहाँ पर आंसर बी बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए 23 नंबर में पुष्प का प्रसून है, माता का प्रसू है, सांप का ब्याल है और मार्ग का दिया है केतु। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मार्ग का केतु होता है क्या, नहीं होता है ना, केतु होता है झंडा का पर्यायवाची, तो डी नंबर गलत दिया गया है। रिक्त स्थान आपको भरना है सह उपवसति, यहाँ पर दोस्तों भर देंगे अगर सह गुरुकुलम उपवसति है ना, उपवसति, तो आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हम सब वेद पढ़ते हैं का संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा क्या, वयम वेदम पठामः, यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 125 क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए गए, 2 क्वेश्चन आपको आज होमवर्क में रखा गया है ताकि हमें पता चल पाए कि आप सभी लोगों को जो बहुवचन हैं, एक वचन बहुवचन आते हैं कि नहीं आते हैं, कठिन से कठिन वाले, है ना। तो इसलिए आपको कमेंट बॉक्स कमेंट करना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको PDF वगैरह भेज देते हैं, तो उससे आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।